जैसे साहब 23 साल की उम्र में तो पता नहीं होता कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, फिर भी आपको इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इंदिरा गांधी की सरकार ने सारी यूनिवर्सिटियों में एक सूची भेजी थी कि ये जो छात्र नेता जो जयप्रकाश जी का समर्थन कर रहे हैं इनको एडमिशन नहीं देना और इनको पकड़ के जेल में डालना है। तो मैं एडमिशन लेने गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे इनकार किया और बाहर पुलिस खड़ी थी, मुझे पकड़ के उन्होंने जेल में डाला, जहाँ पर मुझे बिजली के झटके लगाकर प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया। झटके क्यों लगाए, उसका क्या मतलब लगा? क्या रहा? मैं बता रहा हूँ, एक इंस्पेक्टर ने मेरी ऐसे बाजू पकड़ी, एक ने मेरे ऐसे बाल पकड़े, दूसरे ने मेरी बाजू पर ऐसे तांबे की तारें बांधी और वो ऐसे ऐसे करके झटके देता था। वो ये चाह रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी नेता जयप्रकाश नारायण आंदोलन में भाग ले रहे हैं या जो भी श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ है, उन सबको इतना टॉर्चर करो, इतना प्रताड़ित करो कि उनका दम टूट जाए और वो चुपचाप घर में बैठ जाए। लेकिन चुनाव रद्द होने के बाद त्याग पत्र देने की बजाय कुर्सी से चिपके रहने के लिए, सत्ता से बने रहने के लिए आपने संविधान का हत्या करने का प्रयास किया। तो चुनाव हारी वो सारा नॉर्थ इंडिया साफ हो गया था। लोग कहते थे कि पटना से लेके आगे अनंतपुर साहब से लेके अमृतसर से लेके पटना तक सारा ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कोई सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, एक भी सीट नहीं जीत। संजय गांधी भी हार गए। संजय गांधी भी हार गए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी भी हार गई थी, सब हार गए थे। इमरजेंसी देश के पूरे देश में कहीं हम लोकतंत्र पे इसको काला धब्बा माना जाता है। हमारा देश लोकतंत्र प्रिय है, लोकतंत्र के अनुसार सब काम होते हैं, मगर अगर कोई इमरजेंसी लगा के सभी पावरें अपनी हाथ में ले दे तो उसके बाद क्या होता है ये लोगों ने देखा है। 50 साल हो गए हैं, 50 साल बाद भी इस जो इमरजेंसी का दर्द था वो आज भी लोगों के मन में जो है बसा हुआ है। किसी की उम्र 23 साल, किसी की 20 साल, किसी की 45, किसी की 50, कई लोग बुजुर्ग थे, हर एक ने इमरजेंसी को देखा है। इमरजेंसी को आज भी याद जब करते हैं तो सिर उठते हैं कि कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कानून नहीं था, किसी की सुनवाई नहीं। जिसको देखा उसको जेल में डाल दिया, चाहे वो नेता था, चाहे वो आम लोग थे, या किसी ने आवाज़ उठाई। इंदिरा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको भी अंदर डाल दिया गया, जेल में डाल दिया। आज हमारे साथ सत्यपाल जैन जी हैं जो उस समय इमरजेंसी के दौरान 23 साल की उम्र के थे और आज वो उस आंदोलन के नेता हैं, उस आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। देखो, जब भी कोई आंदोलन होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के खिलाफ, उसमें से नेता निकलते हैं। तो उस आंदोलन से निकले हुए नेता हैं सत्यपाल जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी रह चुके हैं, और इस समय वो भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं। जैन साहब, थोड़ा बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। जैन साहब, हम जानना चाहेंगे कि 23 साल की उम्र में तो पता नहीं होता कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, फिर भी आपको इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं 1975 में, मेरी 23 साल की आयु थी, तब मैं बीए ऑनर्स करने के बाद एमए पास कर चुका था और पंजाब विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है उसका चुना हुआ महासचिव था, और जो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था उसका छात्र वाहिनी के नाम से वो चलाते थे। तो मैं चंडीगढ़ और पंजाब का कन्वीनर था। तो एमए पॉलिटिकल साइंस में उस समय पास कर चुका था और मैं लॉ में एडमिशन लेना चाहता था। तो मैंने अप्लाई किया लॉ में। 12 जुलाई को इंटरव्यू था, मेरा नंबर मेरिट लिस्ट में था, मेरे को एडमिशन मिलना चाहिए था। लेकिन तब की इंदिरा गांधी की सरकार ने सारी यूनिवर्सिटियों में एक सूची भेजी थी कि ये जो छात्र नेता जो जयप्रकाश जी का समर्थन कर रहे हैं इनको एडमिशन नहीं देना और इनको पकड़ के जेल में डालना है। तो मैं एडमिशन लेने गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे इनकार किया और बाहर पुलिस खड़ी थी, मुझे पकड़ के उन्होंने जेल में डाला, मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। तो बेसिकली हमारा उस समय इसका विरोध करने का कारण ये था कि इमरजेंसी में वकील, दलील, अपील सब कुछ सस्पेंड कर दिए गए थे। जी। और लगातार मैं देख रहा था 25 जून को जब इमरजेंसी लागू हुई, 26 जून को क्यों लागू हुई, क्योंकि 12 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की लोकसभा का जो चुनाव था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली से लोकसभा का वो रद्द कर दिया। तो मांग तो हो रही थी कि आप त्याग पत्र दो, त्याग पत्र देना भी चाहिए था जब आपका चुनाव ही रद्द कर दिया कोर्ट ने। लेकिन चुनाव रद्द होने के बाद त्याग पत्र देने की बजाय कुर्सी से चिपके रहने के लिए, सत्ता से बने रहने के लिए आपने संविधान का हत्या करने का प्रयास किया। तो मन में था कि अब इसको स्वीकार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, हम इसको नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिस्टर नागरा थे, उन्होंने डिस्चार्ज किया था जी। फिर पार्टी ने कहा कि आपको सत्याग्रह करना है।
तो आने के बाद फिर मैंने सत्याग्रह किया दूसरी बार। कोर्ट से आपको राहत मिल गई? कोर्ट ने मुझे रिलीज़ किया, डिस्चार्ज किया। उसके बाद पार्टी ने कहा कि नहीं, अब आपको सत्याग्रह करना है। तो फिर मैंने 27 जनवरी 1976 को पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने सत्याग्रह किया, गिरफ्तारी की, नारे लगाए इमरजेंसी के खिलाफ, पोस्टर बांटे, सब कुछ किया। उस दिन मुझे गिरफ़्तार किया, शाम को गिरफ़्तार करके, क्योंकि सेक्टर 11 का पुलिस स्टेशन लगता था, वहाँ ले गए और वहाँ से रात को फिर CIA स्टाफ सेक्टर 29 में लेकर गए, जहाँ पर मुझे बिजली के झटके लगाकर प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया। झटके क्यों लगाए? उसका क्या रहा? मैं बता रहा हूँ, एक इंस्पेक्टर ने मेरी ऐसे बाजू पकड़ी, एक ने मेरे ऐसे बाल पकड़े, दूसरे ने मेरी बाजू पर ऐसे तांबे की तारें बांधी और वो ऐसे ऐसे करके झटके देता रहा। वो ये चाह रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी नेता जयप्रकाश नारायण आंदोलन में भाग ले रहे हैं या जो भी श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ है, उन सबको इतना टॉर्चर करो, इतना प्रताड़ित करो कि उनका दम टूट जाए और वो चुपचाप घर में बैठ जाए। तो एक ही रात थी पुलिस के पास, अगले दिन तो सुबह कोर्ट में पेश करना ही था, और उस कारण से उनका टॉर्चर करने का ये था, बताइए आपके कौन कौन से लीडर अंडरग्राउंड हैं, आपके पोस्टर कहाँ छपते हैं, आपके हैंडबिल कहाँ बनते हैं, आप क्या क्या कर रहे थे, आप कहाँ थे, किसके संपर्क में है। हमने कोई जानकारी नहीं दी, उनको देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। तो अगले दिन मुझे फिर पेश किया गया सेम मिस्टर नागरा उनकी कोर्ट में फॉर रिमांड जी। तो पुलिस ने मेरा रिमांड मांगा 1 हफ्ते का। तो उसने कहा रिमांड किस लिए? तो बोला जी हमने वो रिकवर करनी है मशीन, जो ये रिकॉर्ड जहाँ जहाँ ये मशीन में ये बनाते हैं पोस्टर, साइक्लो स्टाइल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मिस्टर नागरा ने फाइल देखी, उसने कहा मिस्टर पीपी, इस मिस्टर सतपाल जैन इज़ दी सेम पर्सन हु इज़ दी स्टूडेंट लीडर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने कहा जी सर। उसने फाइल बता, व्हाट पुलिस रिमांड, दे आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। का नो 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 जुडिशल रिमांड। हमको जेल में भेज दिया। और मुझे याद है वो दिन, अगर वो पुलिस रिमांड मिल गया होता तो शायद उस दिन हमारी जान ना बच पाती, लेकिन जो भगवान को मंजूर था वैसे ही ठीक हुआ। फिर वो जो जज थे उनको तो कुछ बोला उन्होंने कि क्योंकि इमरजेंसी थी? जज की मैंने कहा, कुछ जज थे जिनमें मिस्टर नागरा भी शामिल थे, जस्टिस तवातिया, जस्टिस ढिल्लो, ऐसे जजेस थे जिन्होंने उस समय स्टैंड लिया। और मैं इमरजेंसी से रिलीज़ होने के बाद उनके घर जाके आया जी, उनका आभार व्यक्त करके आया। मैंने कहा सर मैं आपको आभार व्यक्त करने आया हूँ, आप उस दिन अगर मेरे को पुलिस रिमांड दे देते तो मैं मर गया था बिल्कुल, मेरी आज यहाँ फोटो ही लगी होनी थी। तो पोस्टर की बात क्यों? पोस्टर क्या छपाते ऐसा थे? इमरजेंसी के दौरान जब सारी सेंसरशिप लग गई, रेडियो बंद, न्यूज़ बंद, उन दिनों ना मोबाइल होते थे, ना ये व्हाट्सएप होते थे, ना मेल होती थी, कुछ नहीं होता था। तो अब प्रचार करें तो कैसे करें? तो धीरे धीरे सिस्टम बनाया गया, हाथ से लिखकर या टाइप करके उनको साइक्लो स्टाइल किया जाता था, और साइक्लो स्टाइल करके फिर उसके 20-20, 25 के बंडल बांधे जाते थे, ताकि जब कोई लेकर जाए तो किसी को शक ना हो। वो लेके जाते थे, आगे देते थे, फिर वो घरों में बांटे जाते थे। एक हमारे कार्यकर्ता थे RSS के, वो मेरे को मिलने आए, कहीं तय हुआ था कि वहाँ पे आपको मिलना, तो उन्होंने हाथ में एक डब्बा पकड़ा हुआ था जिसमें जूते होते हैं, तो वो रस्सी बंधी हुई थी, जूते वाला डब्बा था। तो मैंने कहा ये क्या नए जूते लेके आए? बोला नहीं, इसके अंदर पोस्टर हैं रखे हुए, क्योंकि जूतों का डब्बा है इसलिए कोई पुलिस वाला खोलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं कि इसमें जूते तो नहीं हो जी। वो नहीं किया। वो एक तरीका होता था। तो उससे सरकार बहुत डरती थी, क्योंकि वो पोस्टर मैसेज देते थे, इंदिरा गांधी ने ये किया है, ये हो गया, वहाँ सत्याग्रह हो गया, उसने ये किया, उसने वो किया। वो चाहते थे वो सिस्टम बंद हो जाए, पर वो सिस्टम बंद नहीं हुआ। तो जो पोस्टर कहते थे भी, यहाँ चंडीगढ़ में जब इंदिरा गांधी आए थे तो कामागाटा मारू मटौर में कोई सेशन था, उस दौरान यहाँ आए थे, तो पोस्टर वो उन पे ऊपर भी फेंके गए थे? ऐसा वो पोस्टर तो सारे देश में बंट रहे थे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक अधिवेशन, यानी जैल सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कामागाटा मारू मोहाली में उसका नाम दिया गया था, वहाँ पर उसका अधिवेशन था। मटौर गांव है अभी वो, हाँ, उसको कामागाटा मारू बोलते थे। तो श्री देवकांत बरुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जब भी कोई अखिल भारतीय अधिवेशन होता है तो उसकी शोभा यात्रा निकलती है। तो वो शोभा यात्रा निकली, और जब ये शोभा यात्रा सेक्टर 21-22 से होते हुए सेक्टर 23 से 17 की तरफ मुड़ी, 23 में नहीं गई थी, उसी मोड़ से मुड़ गई थी, तो श्री रामलाल गुप्ता, उनके साथ 5-6 सहयोगी और थे, उन्होंने वो पोस्टर पकड़े हुए थे, छुपाए हुए थे अंदर। तो जो ही देवकांत बरुआ की गाड़ी मुड़ी और हुई, तो उन्होंने वो पोस्टर भगा के मारे, जो उनके मुंह पे लगे, उनकी टोपी पे लगे। वो एकदम से सक पकाए कि क्या हो गया। खैर है, तो संभल गए। एकदम पुलिस ने रामलाल गुप्ता जी को, उनके सारे सहयोगियों को गिरफ्तार किया। उसमें राजन सुशांत भी थे, जो बाद में MP बने, हिमाचल में MLA बने, मिनिस्टर बने।
उनको पकड़ा, उनको बहुत टॉर्चर किया पुलिस ने, मारा पीटा, बहुत ज़्यादती की। चंडीगढ़ में 2 ये थी। तीसरी घटना एक मिस्टर कालिया की थी, जो एक पोस्ट बॉक्स में हैंडबिल डालने गए थे बाई पोस्ट, तो पुलिस ने उनको डालते हुए पकड़ लिया और उनको भी बहुत मारा गया था, बहुत टॉर्चर किया गया था। तो फिज़िकल टॉर्चर की ये मेरी जानकारी के मुताबिक 3 घटनाएं थी। बाकी जो लोग जेल में गए उनके परिवार बर्बाद हुए, नौकरियां छूटी, दुकानें बंद हुई, बिजनेस बंद हुआ, बर्बाद हुए परिवार के परिवार। 2 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ। 1977 में मार्च में फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सारी एजेंसीज़ ने ये एडवाइस दी, सिक्योरिटी सीक्रेट एजेंसीज़ ने, कि मैडम अब तो आप ही आप हैं, अपोजिशन के लोग जेल में हैं, कोई आवाज़ नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो अच्छा होगा कि आप लोकसभा का इलेक्शन अचानक करवा लो, ये तो जेलों में ही रह जाएंगे जी, इनको कौन पूछेगा, आप दोबारा जीत के आ जाएंगे, 5 साल फिर आगे राज करिएगा। तो वो चुनाव करवा बैठे। जो चुनाव करवाया, जो ही चुनाव की घोषणा हुई तो जो जन समूह उमड़ा था, मुझे याद है, इंदिरा गांधी के खिलाफ दबा के उमड़ा था। हमारी जनसभाओं में भीड़ होती थी, लोग आके बोलते थे, हमसे आगे बोलते थे लोग। और फिर जब चुनाव हुआ, लीडर जेल से जीत गए। बहुत सारे लीडर जेल से बाहर आ गए थे, उनको छोड़ना पड़ा था। जॉर्ज फर्नांडिस जेल में ही थे, वो जेल से ही जीते थे, बाकी नेता बाहर आ गए थे। उस समय भी कुछ लोगों का मत था कि हमको चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर सबने कहा कि नहीं जी, चुनाव में भाग लीजिए, एक्सपोज करिए, मौका मिलेगा लोगों के पास जाके अपनी बात कहने का। और वो निर्णय सही साबित हुआ। सरकार नई बनी, कांग्रेस की सरकार गई। और याद है जब वो इलेक्शन के बाद परिणाम आ रहे थे, तो मैं, कृष्णकांत जी चंडीगढ़ से चुनाव लड़े थे। कृष्णकांत जी, क्योंकि चंडीगढ़ छोटी सीट है, तो हमारी गिनती होकर 6 साढ़े 6 बजे रिजल्ट आ गया था। तो हम लोग जुलूस की शक्ल में शहर में घूम रहे थे। सेक्टर 27 के पास जब कोई 7:30 का टाइम था, हमारे यहाँ वो जुलूस पहुँचा, तो किसी ने आके कृष्णकांत जी को कहा कि इंदिरा गांधी चुनाव हार रही है। कृष्णकांत जी ने, क्या बात करते हो, कैसे हो सकता है ये, तो क्यों ऐसी बात करते हो। तो मैं उनके साथ खड़ा था, उन्होंने मुझे कहा, सतपाल ज़रा नीचे जाओ, सुन के आओ, देख के आओ, पता करके आओ कि क्या ये वाकई सच है, ये क्या है। उन दिनों 7:45 बजे ऑल इंडिया रेडियो से एक न्यूज़ बुलेटिन आता था, और टीवी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो श्याम सुंदर गुप्ता जी हमारे सेक्टर 27 में एक वर्कर होते थे, उनकी दुकान पे मैं गया, उन्होंने रेडियो लगाया, तो उसमें न्यूज़ आई कि श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार रही हैं, लगभग हार चुकी हैं। तो मैंने आके जब कृष्णकांत जी को बताया कि कृष्णकांत जी, हाँ सतपाल, मैंने कहा जी वो बिल्कुल चुनाव हार गई हैं और हार रही हैं। अच्छा, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये उन्होंने कहा, दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो चुनाव हारी, वो सारा नॉर्थ इंडिया साफ़ हो गया था। लोग कहते थे कि पटना से लेके आगे अनंतपुर साहब से लेके अमृतसर से लेके पटना तक सारा ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कोई सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, एक भी सीट नहीं जीत। संजय गांधी भी हार गए थे। संजय गांधी भी हार गए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी भी हार गई थी, सब हार गए थे चुनाव। तो वहाँ पे अत्याचार जो है जब हुआ, लोकतंत्र, हम संविधान को पूजने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, तो जब ऐसी कोई भी शासक जब ऐसा करता है तो उसका अंत निश्चित है। देखिए, वो तो जब उन्होंने उस समय हमारे पे अत्याचार करते थे, तो वही जो आता है ना, जबे बाण लागे तबे रोष जागे, तो मन में रोष ज़्यादा होता था, गुस्सा ज़्यादा आता था। लेकिन उस समय हेल्पलेस थे, उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए सिवाय इसके कि अगर कोर्ट में पेश करने लगे तो नारे लगा दिए, जितने लोगों ने सुना उतना ही बहुत है। हैंडबिल आए हैं, पोस्टर आए हैं, 10-20 घरों में दे दिए, जिन्होंने पढ़े उतना ही बहुत है, वही रास्ता था। डर कोई नहीं था। डर पैदा करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जो लोग लड़ रहे थे उनके मन में डर नहीं था। डर अगर होता तो डर तो जिस दिन मौत सामने नज़र आ रही थी कि बिजली के झटके लगा रहे हैं, हो सकता है 10-15 सेकंड और ज़्यादा लगते तो राम नाम सती हो जाता, हो सकता था, नहीं था। लेकिन मन में एक निर्णय था कि भाई झुकना नहीं है, लोकतंत्र ने मानना अत्याचार के आगे नहीं झुकना है, संविधान की हत्या नहीं होने देनी है। देखा जाएगा जो होगा, जितनी भगवान ने लिखी आई उतनी लिखी है। मेरे घर वालों को जाके लोग कहते थे कि माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग के बाहर आ जाए, सारा इसका कैरियर सामने पड़ा है। पिताजी बोलते, मेरे पिताजी ने, माताजी ने, सबने कहा कि नथिंग डूइंग, कि नो। मेरे पिता ने कहा, मेरी माता ने कहा कि हमारे 4 बेटे हैं, एक जेल में गया है, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जिए, ज़िंदगी में आगे जाए, लेकिन अगर भाग्य में लिखा है तो लिखा है, मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन माफ़ी पहली बात तो हम नहीं कहेंगे, हम कह भी देंगे हम अपने बच्चे को जानते हैं ये मर जाएगा, टूट जाएगा, माफ़ी लिख के नहीं देगा। इसलिए संघर्ष की जो भावना आई और वो सफल हुए, हम लोग लोकतंत्र को बचाने में कामयाब भी हो गए थे। जब भी संसार में कहीं भी हम बात करेंगे कि जब भी अत्याचार हुआ, किसी ने तानाशाह बनने की कोशिश की है तो उसको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो हम आज की बात करें चाहे इतिहास की बात करें। तो इससे एक जो लोग हैं, जो जनता है, उसमें
कैसा मैसेज आता है? तो उसके बाद जो लंबा समय मैं तो यही बोलूँगा, आप जो सभी लीडर हैं, चाहे आप हों, जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, सभी उसी जेपी आंदोलन के निकले हुए, चाहे लालू प्रसाद यादव हैं, उसी आंदोलन के आप नेता हैं जो आज देश चला रहे हैं। देखिए, ये आपकी बात ठीक है। इतिहास का सारा आप रावण के समय का देख लीजिए जी। रावण ने काम अत्याचार किए, कंस ने काम अत्याचार किए, दुर्योधन ने काम अत्याचार किए, बाबर ने काम किए, शाहजहां ने काम किए, औरंगजेब ने काम किए। ये जो सारे जिन लोगों ने इतने सारे जनता पे अत्याचार किए, अंत तो गतवा उनका अंत हुआ। और जिन लोगों ने त्याग से, तपस्या से, बलिदान से संघर्ष किया, उनकी याद आती। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश लिया था जी। तो जिस औरंगजेब ने शीश लिया था उसकी मजार पर तो आज झाड़ू फेरने वाला भी कोई नहीं है औरंगाबाद में। और गुरु तेग बहादुर का शीश जहाँ लिया गया था, वहाँ गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए कई बार 2.5-2.5, 3-3 घंटे लाइन में खड़े होना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दीवार में गुरु गोविंद सिंह के बच्चे चुनवाए गए थे, बलिदान का, तो वो जिन्होंने चुनवाए थे उनका तो पता भी नहीं, आज नाम भी नहीं कहीं है। लोग दीवार पे माथा टेकने जाते हैं, सर झुका के आते हैं, और लोगों को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। इसलिए इंदिरा गांधी ने जो अत्याचार किए उसकी भुगता उन्होंने। चुनाव में हारी, बहुत बुरी तरह से हारी वो, उनका बेटा भी हारा, वो भी हारी, और एक बार तो ये आ गया था कि बिल्कुल गुमनाम की ज़िंदगी में चली जाएगी। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर में अत्याचारी को कभी किसी लोगों ने माफ़ नहीं किया। जिस क्राइस्ट की जान ली थी ज़ार ने, आज उस क्राइस्ट के तो करोड़ों देश में, दुनिया में फॉलोवर्स हैं। वो कहाँ है ज़ार, कहाँ है? कहीं भी नहीं है। अंत तो गतवा सत्य की, धर्म की होती है। हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए धब्बा है, ये धुलता नहीं है। हर साल लोग इसको मनाते हैं, इसको याद करते हैं। और जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्होंने जो किया था उसको लेकर के निंदा की जाती है। क्या लगता है, कांग्रेस से ये धब्बा हटेगा कहीं? देखिए, कांग्रेस को धब्बा तो हट नहीं सकता। जो एक बार सफ़ेद चादर पे दाग लग गया वो तो लग गया, लेकिन इसको डाइल्यूट किया जा सकता था। वो तो कहते हैं संविधान, हम ही देखते हैं, संविधान की बात करते हैं। अगर कांग्रेस अक्लमंदी से काम लेती, जनता का मूड देखती, तो कांग्रेस को, जैसे आज इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट करने की बजाय पश्चाताप करते, ये कहते कि देखो उस समय गलती हो गई थी, हमको नहीं करना चाहिए था, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, तो एक काफ़ी हद तक वो डाइल्यूट होता। लेकिन जब आप उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हो कि आप संविधान की हत्या का दिवस क्यों मना रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो फिर ऐसा करिए ना, भारत सरकार ने, बाकी सब लोगों ने संविधान हत्या दिवस मनाया, आप संविधान बचाओ दिवस मनाइए। आप करिए ना कार्यक्रम। 25-26 जून को कांग्रेस के नेता प्रोग्राम करें, लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को बताएं कि हमने इसलिए इमरजेंसी लगाई थी संविधान को बचाने के लिए। वो तो हिम्मत आपकी है नहीं। लोग आपको कैसे, मैं नहीं कहता कि वो शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, पिटाई करेंगे आपकी, बोलेंगे आपके मुंह पे कि आपने क्या किया था, आपको शर्म आनी चाहिए। वो तो हिम्मत नहीं है। सिर्फ अखबार में फ़ोटो छुपाने के लिए, सिर्फ टीवी पे बयान आ जाए, 4 लोगों का फ़ोटो छप जाए, नौटंकी कर लो, इससे तो कोई पर्पस सर्व नहीं होता ना। नहीं, मगर वो तो मोदी सरकार के खिलाफ बोलती हैं भी आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, हम संविधान दिवस मना रहे हैं, हम संविधान को लेकर लाल किताब लेकर घूमते हैं आजकल। देखिए, भारत में 2014 से मोदी जी की सरकार आई है। एक भी व्यक्ति बता दें, उस दौर में लाखों लोग बिना मुकदमा चलाए के जेल के अंदर गए थे, एक भी आदमी जेल के अंदर गया हो, किसी की हिम्मत पड़ी हो वो भाषा इंदिरा गांधी के खिलाफ इस्तेमाल करने की, जो भाषा आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बोलता था इंदिरा गांधी को तानाशाह, सरकार को तानाशाह, शाम को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी। आज आप खुलेआम मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। आके कोई बंदा अरेस्ट होता है, बाकायदा उसकी बेल एप्लीकेशन जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है इसको बेल देनी है, इसको बेल नहीं देनी है। आपने उस दौर में बेल पर बैन लगा दिया था, नोटिफिकेशन आ गया था कि इनको बेल नहीं दी जाएगी। सेंसरशिप नहीं लगी थी मीडिया पे, आज आपने उस समय सेंसरशिप लगा दी थी। रेडियो बंद हो गया था, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, 4 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के बयान आते थे, किसी के और बयान नहीं आते थे। आप क्या बात करना चाहते हैं? वो दौर, काला दौर और था, आज का दौर खुला दौर है। आप आर्टिकल लिख रहे हो, बयान दे रहे हो, और जो भी केस चल रहे हैं बाकायदा कचहरियों में चल रहे हैं ना। ईडी के केस चलते हैं तो कोर्ट में चल रहे हैं। जी। कोर्ट किसी को बेल देती है, किसी को नहीं देती है, बरी करती है, क्या करती है। इसलिए ये कोई दोनों का मुकाबला ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक, जिसे बोलते हैं अटकलबाजी, अटकल पंजू, भी किसी तरीके से हमें कुछ कहना है तो कुछ भी बोलिए। ये नौजवान पीढ़ी की बात करते हैं, उनके पास ये पूरी जानकारी कैसे जाए, उनको इसके बारे में कैसे बताए? देखो, जो संविधान है ना, उसको बचाने की बात थी उस टाइम भी, तो आप लोग उस टाइम मैदान में उतरे है ना, तो लोगों ने समर्थन दिया, आपको नेता ही बनाया। मगर जो आज की नौजवान पीढ़ी है जो आ रही है, उसको कैसे बताया जाए इसके बारे में? देखिए, आज की जो पीढ़ी है, इसको 50 साल हो गए घटना को। मेरी 23 साल की उम्र थी तो मैं 73 साल का आज हूँ।
तो जो नई पीढ़ी पिछले 50 साल में आई है उसने तो ये देखा नहीं है। 50 साल भी बहुत लंबा समय होता है, बच्चे पढ़ गए हैं, लग गए हैं, वो हो गए हैं। दोबारा फिर कोई ऐसी हरकत ना कर पाए, दोबारा ऐसा दौर ना आ पाए, इसके लिए सतत जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। ये बात ठीक है, उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था, इसलिए कोई भी घटना आम सर्कुलेशन में नहीं जाती थी, लेकिन तब भी कोई तानाशाह इंदिरा गांधी की तरह फिर आके दोबारा ऐसा प्रयास ना करे, इसके लिए जानकारी देनी आवश्यक है। और इसलिए नई पीढ़ी को मालूम हो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और जो संविधान की रक्षक बने घूमते हैं उन्होंने क्या हरकतें की थी, ये भी उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए ये सारी जानकारी जो नई पीढ़ी को दी जाए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम है, जी। हम सारा पढ़ाते हैं, जी। सारा कैसे शहीद भगत सिंह ने फांसी पे चढ़े, कैसे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, लाठियाँ खाई, 200-300 साल तक हमने संघर्ष किया। ऐसे ही संविधान को बचाने का ये संघर्ष नई पीढ़ी की जानकारी में लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ताकि आगे के लिए कोई भी क्रूर शासक ऐसी हरकत ना कर सके। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, आज एक पार्टी की सरकार है, कल को दूसरे की थी, कल को हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक प्रधानमंत्री है, दूसरा प्रधानमंत्री हो सकता है। गुरबाणी में आता है, ए हयाती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे उससे बैस गया, कोई और भी बैठ सकता है। लेकिन ऐसी हरकत करने की तो दूर की बात है, कोई शासक करने की सोच भी ना पाए। ये निर्णय जनता अगर कर लेगी तो फिर आगे से लोकतंत्र को, संविधान को कोई खतरा नहीं होगा। नौजवानों के लिए बात मैं कहता हूँ कि आंदोलन हो, सरकार के खिलाफ काम, कोई गलत काम हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो उसको नेता बनाती है और उसको आगे लेकर जाती है। ये आज की जो नौजवान पीढ़ी है उससे गायब होता जा रहा है। जैसे पहले हर जगह कहीं दोनों था, स्टूडेंट आते थे, नौजवान आते थे, अब वो चीज़ नहीं दिखती। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है, जिन लोगों ने भी ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इतिहास ने उन्हीं को अपना हीरो माना है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह तो चुप बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सारे चुप बैठे थे, एक विदुर बोले थे। आज तक लोग विदुर को याद करते हैं। मलेरकोटला में जब गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवारों में चुनने का आदेश दिया था राजा ने, तो उनके ही एक राजा बोला था कि ये गलत कर रहे हैं, मत करिए। आज तक लोग उसको इज्जत करते हैं और मलेरकोटला में उनको एक सीट उनके लिए दी जाती है कि उस परिवार से कोई ना कोई बंदा एमएलए बन के आ जाए। तो इतिहास हमेशा उसको याद करता है जो अत्याचार के खिलाफ बोलता है। जो अत्याचार के सामने झुक जाता है वो गुलाम मान के उसको इतिहास के हिस्सों में वो खो जाता है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ, आज आप बड़े अच्छे दौर में पैदा हुए हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है, एक सेकंड में जानकारी कहीं से कहीं पहुँचती है। और काहे के लिए झुकना, क्यों, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए झुकना, किस मौत से डरना, जिस मरने से डर मरे डर जगे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। हिम्मत करिए। भगत सिंह को लोग याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को याद करते हैं, राजगुरु को याद करते हैं। आदमी पैदा हुआ, शादी हुई, बीवी हुई, बच्चे हुए, चला गया तो कोई याद नहीं करता। याद तो उन्हीं को किया जाता है जो इतिहास में अपना स्थान बनाते हैं। इतिहास में स्थान तब बनता है जब अत्याचार के खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सत्यपाल जानी ने उस समय की बात बताई और आज की नौजवान पीढ़ी को ये बताया कि आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है। आंदोलन, आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाने का मकसद है जहाँ भी गलत बात रही उसको लेकर आवाज़ उठाओ। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमको एकजुट होना होगा। कोई भी हो सामने, उसके खिलाफ डर जाओ तो समाज अपने आप आपको अपनी गोदी में उठा लेगा। तो जो एमरजेंसी थी उसका जो धब्बा है वो कभी भी जो है साफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा अलोकतांत्रिक कार्य था जिसके कारण पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व में जो थी हमको निंदा हुई, उन्होंने बुरा कहा गया और 2 साल के बाद चुनाव करवाने पड़े थे और फिर सत्ता से बाहर। जिसने अत्याचार किया वो ना रहा सत्ता में और ना रहा इस संसार में, उसको जाना ही पड़ा है। और जिन्होंने बलिदान दिया उनको लोग याद करते हैं, उनकी आज भी पूजा करते हैं। मेरे को मनोज जोशी को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और महापुरुष से कराएंगे आपकी बातचीत।